सभी किसान भाइयों को एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से काफी ग्रसित है और इस समय आशा करते हैं कि आप अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे एवं सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियमों का पालन कर रहे होंगे और अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई सारी चीजों का मुख्य पालन कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अन्नदाता किसानों के दो मुख्य पूंजी हैं। एक है उसका खेती बाड़ी यानी कृषि और दूसरा है उसका पशुपालन। आज हम अपने इस फेसबुक लाइव सेशन में पशुपालन से संबंधित कुछ बातचीत करेंगे, पशुपालन से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपसे साझा करेंगे एवं बताएंगे और देखेंगे किस तरह से इस लॉकडाउन के समय में भी किसान भाई जानकारी से छूटे ना, जानकारी से वो वंचित ना रहे। ये हमारी हमेशा इफ्को किसान की मुख्य एवं सफल कोशिश रही है। आज हमारे साथ हमारे बीच पशुपालन से बातचीत करने के लिए हमारा जो मुख्य विषय है वो है प्रजनन के समय पशुओं का किस तरह से रखे मुख्य ख्याल। इस पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर हरप्रीत सिंह के विषय में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। डॉक्टर हरप्रीत सिंह पशु आहार यानी एनिमल न्यूट्रिशन में 26 सालों से किसानों के बीच अपनी सेवा निर्वृत कर रहे हैं और 26 सालों का ये रिच एक्सपीरियंस वो आज हमारे साथ साझा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ करीबन 181 से 150 लोग लाइव सेशन में आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अवगत कराता हूं, आपका तारुफ कराता हूं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी से। डॉक्टर हरप्रीत जी नमस्कार। जी हाँ हरप्रीत जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इफ्को किसान का और पूरी हेड ऑफ टीम का, इफ्को का, जिसने मुझे अवसर दिया है बहुत ही सूझवान किसानों के साथ रूबरू होने का। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जी सिद्धार्थ जी। तो हरप्रीत जी आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे अपने इस लाइव सेशन में, जिसका विषय मैंने हमारे जितने भी ऑडियंस है 116 से 120 ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवा यादव जी, अरुण कुमार जी, तोताराम यादव जी, भाई मिट्ठू मिकेल जी, सृजन व्यास जी एवं कई लोग हैं जिन्होंने अभिनंदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा मुख्य विषय है वो है प्रजनन के दौरान पशुओं का किस तरह से रखे ख्याल। तो ये हमारा आज का पहला सेगमेंट है। हरप्रीत जी, मैं चाहता हूं हमारे साथ जितने भी ऑडियंस हैं उन्हें आप जरा हमारे इस पहले सेगमेंट के बारे में बताएं कि प्रजनन के दौरान पशुपालनों का प्रबंधन क्या है और ये क्यों जरूरी है। ओवर टू यू हरप्रीत जी। जी, मैं सारे किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारी इस लाइव सेशन में। जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया, प्रजनन के दौरान पशु की साम संभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मैनेजमेंट। ट्रांजिशन मैनेजमेंट जो होता है, ये जब पशु बच्चा देने वाला होता है, जिस दिन डिलीवरी होनी है उस दिन से हम कैलकुलेट करते हैं 30 दिन पहले और 30 दिन बाद। ये 2 महीने का समय ऐसा समय है, अगर पशु को हमने इन 2 महीनों में संभाल लिया, पशु का पूरा हमने ख्याल रख लिया, पशु की न्यूट्रिशन हमने पूरी कर दी, तो पूरा 300 दिन हम उससे आसानी से दूध ले सकते हैं। ये ट्रांजिशन मैनेजमेंट है। ट्रांजिशन मैनेजमेंट के बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर ट्रांजिशन मैनेजमेंट ना की जाए तो आगे जाके काफी समस्याएं हमें आ सकती हैं। ये इसका मोटिव है, इस जो हमारा आज का विषय है, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसका ये सब्जेक्ट है। जी सिद्धार्थ जी। धन्यवाद हरप्रीत जी। आपने जो इंट्रोडक्टरी कमेंट बताया, शुरुआत में बताया कि ये क्या है, मैं कि जैसा देख सकता हूँ आशीष काले जी, राशिद खान जी, प्रमोद टाडा जी, स्नेहा कृष्णन जी, पिंटू कुमार यादव, मोहन यादव जी ने ग्रीटिंग्स भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लाइव में जुड़ने के लिए। 106 से भी अधिक लोग इस समय लाइव में जुड़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में। हरप्रीत जी, जरा मैं चाहता हूँ हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को बताइए कि किसान भाई ये प्रजनन प्रबंधन जो आपने कहा ट्रांजिशन मैनेजमेंट, ये किस तरह से सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है हरप्रीत जी? जी,
ट्रांजिशन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जब पशु को हम लोग ड्राई करते हैं, ड्राई पीरियड होता है। देखो, एक हम एग्जांपल लेते हैं एचएफ क्रॉस ब्रीड जो काऊ होती है, जो हॉलैंड की ब्रीड है, हॉस्टियन फ्रिजन, उसकी एग्जांपल लेते हैं। 365 दिन साल में होते हैं, 300 दिन अप्रोक्सीमेटली वो दूध देती है। 65 दिन उसको हम ड्राई पीरियड के देते हैं। अगर 65 दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको ड्राई करना, तो 5 दिन वो आराम से आसानी से ले लेगी, क्योंकि ये ऐसी ब्रीड है जो बच्चा देने तक भी दूध दे सकती है, लेकिन हमें दूध लेना नहीं है उससे। क्योंकि अगर हम उसको 60 दिन, जो 60 डेज हैं, वो ड्राई पीरियड के, वो रेस्ट के नहीं देंगे, तो उसका आने वाला जो नेक्स्ट पार्चुरेशन है, पूरे का पूरा साल अपना खराब जा सकता है। हम उससे प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाए। जी सिद्धार्थ जी। ठीक है, तो आपने जैसा कहा, मुझे लगता है थोड़ी देर बीच में आप ब्रेक हो गए थे हरप्रीत जी। तो आप जो पार्चुरेशन की बात कर रहे थे, प्रजनन की बात कर रहे थे, वो जरा थोड़ा सा दोहरा दें और किसान भाइयों को, मेरे ख्याल से वो थोड़ा ब्रेक हो गया था। जी हरप्रीत जी। पार्चुरेशन की मैं जो बात कर रहा था, 65 दिन हम पहले उसको ड्राई करना स्टार्ट करेंगे एनिमल को। 60 दिन कम से कम, मिनिमम 60 डेज उसको रेस्ट के देने हैं, रेस्ट पीरियड के देने हैं। नहीं उसको अगर हम रेस्ट देंगे और अगर रेगुलर उसका दूध निकालते जाएंगे, तो अगला आने वाला जो उसका पूरा साल है, अगली बार जब उसने बच्चा देना है, उसके बाद हमने उससे दूध लेना है, वो सारे का सारा उसका खराब हो सकता है, उसको समस्याएं आ सकती हैं। कौन कौन सी कैसे समस्याएं आती हैं, ये मैटर करता है जब हम उसको ड्राई करते हैं। जी सिद्धार्थ जी। क्या बात है, आपने ये बताया कि प्रजनन के दौरान कितने समय पशुओं को, जिसको बोलते हैं ड्राई पीरियड में, रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं देख सकता हूं हमारे साथ अमजद अली जी हैं, सुमित चौधरी जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, आशीष कॉलेज जी ने भी कहा है वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। कुल 112 लोग जुड़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में जुड़े। करुणेश त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, सबका हार्दिक धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। मैं चाहता हूं किसान भाइयों को आप बताइए कि प्रजनन प्रबंधन के दौरान किन किन प्रमुख एवं मुख्य बातों का हमारे किसान भाई एवं पशुपालक ध्यान रखें, विविध रूप से हमारे व्यूअर्स को बताइए। हरप्रीत जी, ओवर टू यू। जैसे मैंने बताया है, ट्रांजिशन मैनेजमेंट का हम जो कार्य है वो 60 डेज पहले हम उसको ड्राई करेंगे, 65 डेज से ड्राई करना स्टार्ट करेंगे, और सही एक्यूरेट 60वें दिन जाके उसको पूरे का पूरा हम रेस्ट देंगे। जो पहले वाले 30 दिन है, जैसे जहां से हमने ड्राई कर दिया उसको पूर्ण तौर पे जानवर ड्राई हो गया, दूध सुखा दिया उसको, जो पहले वाले 30 दिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वहां पे अगर हम उसको थोड़ी बहुत 2-3 किलो फीड ऑर्डिनरी कोई भी उसको खुराक, पशु खुराक उसको दे देंगे तो भी उसका काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत उसको ग्रीन पाउडर और बीट स्ट्रॉ, तूड़ी या कोई भी ड्राई पाउडर उसको दे सकते हैं। लेकिन जब उसके पार्चुरेशन में, उसके प्रजनन में पूरे 30 दिन रह जाएंगे, 30 डेज, तब उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस समय में क्या होता है, उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 4 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पे क्या होगा, उसने नंबर 1, एक जो उसने पहले जब उसको ड्राई कर दिया हमने, उसके मिल्क सीक्रेटिंग जो सेल हैं, अडर का साइज है सुकड़ जाता है, दूध चोने वाली कोशिकाएं उसके अडर में, हवाने में डेड हो जाती हैं। लास्ट मंथ में उसने उन कोशिकाओं को, उन मिल्क सीक्रेटिंग सेल को डेवलप करना उसका काम होता है। उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। नंबर 2 पे पूरा साल उसने अपना बॉडी वेट, जो बॉडी वेट तोड़ के जानवर दूध बनाता है, जो जब जानवर का दूध पैदा होता है, दूध बनाता है, तो उसको अपने बॉडी की फैट तोड़नी पड़ती है, तब जाके दूध बनता है। तो पूरा साल उसने अपनी फैट उसने रिड्यूस की है, मेटाबोलाइज की है बॉडी से। और जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो वो लिवर के पास जाती है फैट। लिवर का काम है उसको प्रोसेस करना, लिवर का काम है उसको पूरा साल प्रोसेस करना। अब ऐसा होता है, जो लिवर है उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है, कुछ ना कुछ पार्ट फैट का लिवर के ऊपर भी जमता रहता है। एक एग्जांपल यहां पे आती है, जैसे मैंने गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी का इंजन चल रहा है, इंजन के अंदर एक हेड होता है गाड़ी का। मैं 10,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई, उसके बाद क्या होगा? गाड़ी बंद नहीं हो पाएगी, गाड़ी बंद नहीं हो सकती, गाड़ी चलेगी, लेकिन उसके हेड के ऊपर इतनी ज्यादा कार्बन जम चुकी है, पहली बात तो वो धक्के से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर उसको
अगर चल भी पड़ी तो आगे जाके वो कुछ ना कुछ इंजन का तोड़ देगी, नुकसान करेगी, और एवरेज देने का तो मतलब ही नहीं है। एवरेज तो हम कभी ले ही नहीं पाएंगे उससे जब तक उसकी सर्विस नहीं होगी। जो गाड़ी के इंजन का हेड होता है वो लीवर की तरह काम करता है, जैसे पशु के अंदर लीवर काम करता है, सेम लीवर का ही काम है वहां पे फैट को मेटाबॉलिज्म करना। लेकिन पूरा साल फैट जम जम के लीवर स्ट्रेस में आ चुका है, लीवर के ऊपर फैट जम चुकी है। जब लास्ट मंथ जो पार्चुरेशन का मंथ होता है 1 महीना पहले का, वहां पे क्या होता है, जानवर का जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 4 गुना बढ़ जाती है। नंबर एक तो उसने दूध पैदा करना है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। बच्चा डिलीवर करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। अंदर से जो जेर, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जिस झिल्ली के अंदर बच्चा पैक होता है उसको जेर बोलते हैं। वो अंदर यूट्रस की एपिथेलियल लेयर के साथ चिपकी हुई होती है। उसको निकालने के लिए भी जानवर को एनर्जी चाहिए। और इसी महीने में हार्मोनल चेंज जाती हैं पशु के शरीर में, काफी हार्मोन चेंज होते हैं। जब हार्मोन चेंज होते हैं उसके लिए भी जानवर को एनर्जी चाहिए। ये सारी चार काम के लिए 4 गुना ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए। लेकिन हमारे किसान भाइयों में, हमारे जो, बुरा मत मारना मेरी बात का, हमारे जो भी, जहां पे भी हम लोग ये धंधा करते हैं, हम सोचते हैं यार ये जानवर तो प्रेग्नेंट है, दूध तो नहीं दे रहा, इसको साइड पे बांध दो। गलत बात है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी तो रिक्वायरमेंट दूसरों से 4 गुना बढ़ गई है ना। लेकिन हम उसको साइड पे खाली ड्राई पाउडर देके उसका काम चला रहे हैं भी, ठीक है जब दूध देना स्टार्ट करेगी तब उसको देखेंगे। गलत धारणा। यहाँ पे एक एग्जांपल आती है, देखो, अगर वो हमारे घर में कोई भी लेडी है, प्रेग्नेंट है, उसको हम जूस देते हैं, फ्रूट देते हैं, दूध देते हैं और उसको काफी चीजें देते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसको पंजीरी देते हैं, घी की, देसी घी ला के उसको, उसमें बादाम डालते हैं, गिरी डालते हैं, काजू डालते हैं, पिस्ता डालते हैं, ये सारी चीजें उसको देते हैं क्योंकि वो मां बनने वाली है। लेकिन अगर वो मां है तो जो जानवर है वो भी तो मां बनने वाली है ना, बोल नहीं सकती। इसका मतलब ये थोड़ी है उसको मारना है, जुबान नहीं है उसके, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है उसकी अंदर से। तो ये एग्जांपल जहां पे काम करती है, तो वो भी तो मां है, उसके लिए भी तो हमें एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमने पूरा साल, हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो उसने हमारे सॉल्व करने हैं, पूरा साल उससे दूध लेना है। अगर उसको हमने 30 दिन पहले संभाल लिया तो अगले वाले आने वाले 300 दिन वो हमें संभाल लेगी, हमारा वो खर्चा पूरा कर देगी। 30 दिन पहले उसको संभालिए। तो इसीलिए ट्रांजिशन मैनेजमेंट जरूरी है। क्या होगा जब लिवर की हमने सर्विस कर दी, लिवर की जब हमने सर्विस कर दी, लिवर के ऊपर से पूरी फैट निकल गई, उसका लिवर प्रोसेस हो गया, अब जाके वो एकदम से दूध पे भी आ जाएगी और कोई नुकसान भी नहीं करेगी। जहां पे क्या होगा, मोटा मोटा हम 300 दिन दूध लेंगे उससे, तो अगले हमारा जो मोटिव होगा, आने वाले 30 दिन में, आने वाले 90 डेज से पहले पहले उसको कंसीव कराना हमारा मकसद है, बॉडी वेट पूरा करना हमारा मकसद है, उसका बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाए, ये हमारा मकसद है। ठीक है। यहाँ पे जो बाहर वाले जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे हॉलैंड है, डेनमार्क है, इजराइल है, वो लोग क्या करते हैं, जब एनिमल का पूरा साल वो सोते हैं, लेकिन डिलीवरी से, प्रजनन से 1 महीना पहले वो जाग जाते हैं लोग। वहां पे आके वो क्या करते हैं, की सर्विस करते हैं, फिर उसको बाईपास एनर्जी, जैसे उसकी जो इस महीने में क्या होता है, लास्ट मंथ में बच्चे का जो साइज है वो 75% इंक्रीज करता है, उससे पहले तो 25% बना होता है, तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई। पेट का साइज बड़ा हो रहा है और बच्चेदानी का साइज बड़ा हो रहा है, पेट का साइज कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, उसकी नीड है, बॉडी की लोड है उसको, लेकिन वो खा नहीं पा रही है, उसकी मजबूरी बन गई है, पेट का साइज कम हो गया है। तो हमारा हक बनता है भी, अगर जितनी एनर्जी उसको 10 किलो फीड डाल के हम लोग दे रहे थे, हम 4 किलो फीड डाल के, 4 किलो फीड में ऐसी न्यूट्रिशन डाल दें ताकि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो काम करने की क्षमता बढ़ जाए। जी सिद्धार्थ। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे आपने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया और किस तरह से आपने एक इमोशनल बात भी कही कि जिस तरह से घर पे कोई एक लेडी, कोई एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, उस तरह किस तरह से हम ख्याल रखते हैं। भारतीय समाज में क्योंकि गाय को माँ का दर्जा भी दिया जाता है,
तो आशा करते हैं इस एग्जाम्पल से किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी होगी। हमारे साथ देख सकते हैं क्योंकि करीबन 100 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए हैं, हम अपना पहला सवाल ले लेंगे। पहला सवाल हरप्रीत जी मिस्टर अविनाश पवार की तरफ से आया है, तो मैं चाहता हूं मैं वो सवाल पढ़ता हूं, उनका जवाब दे आप। अविनाश जी जानना चाहते हैं कि पशु हीट में आने के बाद कब गर्भित करना चाहिए, और ये उनका सवाल जो है मुर्रा नस्ल के लिए है। तो मैं चाहता हूं हरप्रीत जी ये पहले सवाल का आप जवाब दें। ओवर टू यू हरप्रीत जी। जी थैंक यू अविनाश जी। बात ये है, डिपेंड करता है जो ब्रीड है, ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है जी। गाय का स्ट्रक्चर अलग है, गाय का जो मेटाबॉलिज्म जो उसका फिजियोलॉजी है वो अलग है, भैंस की फिजियोलॉजी अलग है। भैंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं भी जब उसने बच्चा पैदा कर लिया, जिस दिन बच्चा पैदा किया है उससे 65 डेज से पहले वो दोबारा हीट में आके प्रेग्नेंट होनी चाहिए। मैक्सिमम 75 डेज लगा लो आप, 65 टू 75 डेज। अगर उससे ज्यादा वो लेती है तो उसका मतलब अपना नुकसान है उसमें। एक हीट जो अगर 21 दिन 21 डेज का एक साइकिल होता है इसका हीट में आने का, तो 21 दिन तक जो हीट में आने का वो है सर्कल है, अगर वो उसने आगे जाके रिपीट कर दिया तो इसका मतलब है अपना मिनिमम 7,000 से लेके 7,500 रुपए तक का नुकसान कर गई वो, ये इसमें है जी सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करते हैं अविनाश जी आपको आपके सवाल का उचित आंसर मिला होगा। आइए अब हम लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन हरप्रीत जी। हमारे साथ संदीप नायक जी जुड़े हुए हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि कैटल फीड का पशु के स्वास्थ्य में क्या मुख्य रोल है, क्या अदा करती है पशु के स्वास्थ्य में पशु की खुराक। तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल का भी आप जवाब दें। क्या नाम है सर का? ये संदीप नायक जी ने सवाल पूछा है कि रोल ऑफ कैटल फीड का क्या मुख्य रोल है पशुओं के स्वास्थ्य में, और ये दुग्ध उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है यदि अच्छे रूप से पशुओं को पशु खुराक दी जाए। ओवर टू यू हरप्रीत जी। संदीप जी ऐसा है, फीड की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, फीड की कंपोजिशन के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरा पशुओं की 3 कैटेगरी होती हैं। जब जो दूध देने वाले एनिमल होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अर्ली लैक्टेशन, 0 से 3 महीने के जो काविंग हुए एनिमल हैं, जो बच्चा देने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं जब से दूध देना स्टार्ट करता है जानवर, 0 से 3 महीने को बोलते हैं अर्ली लैक्टेशन। 3 से 6 महीने वाले एनिमल को बोलते हैं मिड लैक्टेशन, और 6 से 9 महीने वाले एनिमल को बोलते हैं लेट लैक्टेशन। ये एनिमल की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है भी जानवर कौन सी स्थिति में है, पिछले काविंग में जब पिछली बार वो सुई थी उसने कितना दूध दिया था, उसके जेनेटिक क्या है, जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल जो कि फीड है, फीड का रोल, फीड में क्या क्या होता है, फीड में 5 तरह के तत्व होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट के तौर पे हम इसको डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक दूध देने वाले पशु का पूरे दिन में अगर उसने 20 लीटर दूध देना है तो 20 लीटर दूध देने के लिए पूरे दिन में उसको कितनी मेगा कैलोरी एनर्जी चाहिए, कितने % उसको प्रोटीन चाहिए, कितने % उसको फैट चाहिए, कितने % उसको फाइबर चाहिए, कितना उसको विटामिन और मिनरल चाहिए, ये डिपेंड करता है पशु की फिजियोलॉजी के ऊपर, उसके दूध उत्पादन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, कितना बॉडी वेट है, दूध कितना है, उसके हिसाब से हम उसका ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से हम फीड की फॉर्मुलेशन कैलकुलेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एनर्जी का काम करते हैं। प्रोटीन है जो कि खली से मिलती है। प्रोटीन का जो पार्ट है ये दूध में जो दूध की पैदावार है उसके लिए एनर्जी और प्रोटीन का, और फैट परसेंटेज का, फैट भी एनर्जी के रूप में ही हम देते हैं उसको। जब वो अपनी बॉडी की फैट पूरी कर लेती है तब जाके दूध में निकालना स्टार्ट कर देती है। ये उसका फंडा है कैटल फीड का। जो अगर अच्छी क्वालिटी की बढ़िया हम संतुलित जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड पशु खुराक उसको देते हैं और उसको टेक्निकली ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं, उसका रख रखाव सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं संदीप जी जो जानकारी हमारे एक्सपर्ट हरप्रीत जी ने दिया है आपको आपके प्रश्न का उचित
जानकारी मिल गई होगी। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं, तीसरा और आखिरी सवाल इस सेगमेंट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मंजीत सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद मंजीत सिंह राणा जी जुड़ने के लिए। उनका सवाल है हमारे एक्सपर्ट से कि सर, गाय के बच्चा जन्म देने के कितने बाद गाय को सेमी लिक्विड फीड देनी चाहिए, और जन्म के 30 दिन पहले की पीरियड में कौन सा एलिमेंट वाला फीड देना इंपॉर्टेंट है? आशा करते हैं हरप्रीत जी आपको सवाल क्लियर हो गया है। दोबारा थोड़ा रिपीट करना। रिपीट में कर देता हूं। मंजीत सिंह राणा जी पूछ रहे हैं कि गाय के बच्चे जन्म देने के कितने दिन बाद गाय को सेमी लिक्विड फीड देनी चाहिए। यह है पहला पार्ट सवाल का। दूसरा पार्ट है, और जन्म के 30 दिन पहले के पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट वाले फीड देना इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रश्न 2 पार्ट में डिवाइड है सर। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो ओवर टू यू। मैं चाहता हूं कि मंजीत भाई का ये सवाल का उत्तर आप दें। जी मंजीत जी, ये डिपेंड करता है, जब एनिमल के 30 दिन पहले की जो फीड हम डिफाइन करते हैं उसमें हम लोग हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन रखते हैं। नंबर 3 पे उसके लिवर की सर्विस के लिए, जो लिवर है जैसे वो पहले से जाम हुआ है, फैट परसेंटेज उसके ऊपर ज्यादा जमी हुई है, और जब 1 महीना उसका रह जाता है तो और भी ज्यादा फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जानवर अपने और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी बॉडी की फैट तोड़ता है। 1200 ग्राम अगर डेली की फैट तोड़ता है तो 800 ग्राम वो अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने के लिए यूज कर लेता है, और जो 400 ग्राम पार्ट है वो लिवर के इर्द गिर्द डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब लिवर तो पहले ही स्ट्रेस में था और भी ज्यादा लिवर स्ट्रेस में आ गया। तो आगे जाके क्या होगा, पार्चुरेशन के बाद, बच्चा देने के बाद, या तो वो पूरी कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी, हड्डियां निकल आएंगी, या पूरी मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, मोटा हो जाएगी। वो 2 ही रीजन हो सकते हैं उसके। फैटी लिवर सिंड्रोम है तो वो मोटी हो जाएगी, अगर उसको एनर्जी डेफिसिट है तो वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों ही इसमें घातक है एनिमल के लिए और फार्मर के लिए भी, फार्मर के इकोनॉमिक्स के लिए भी घातक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हाई एनर्जी हाई प्रोटीन की फीड देंगे, और बाईपास उसमें जो बाईपास एनर्जी के लिए उसको स्पेशल मेडिसिन जो इफको डालती है वो उसमें हम डालेंगे, और विटामिन एच और विटामिन ई उसको देंगे हम। विटामिन ई है जो इम्यूनिटी पशु में पैदा करता है, बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता बढ़ाता है एनिमल की, और जो विटामिन एच होता है वो अडर हेल्थ के लिए होता है। जो मिल्क सीक्रेटिंग सेल 30 दिन पहले डैमेज हो गए थे वो उस महीने में पशु ने रीजनरेट करने होते हैं, तो वो काम विटामिन एच करता है, 30 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। और चौथा काम डी कैट बैलेंसिंग होती है, जहां पे डी कैट होता है डाइटरी कटाइन अनाइन बैलेंस डेफिसिट। इसमें होता है जो पहले का हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है एनिमल का, वो उसको निकालना जरूरी होता है, उसका मेटाबॉलिज्म करना जरूरी होता है, कैल्शियम का प्रोसेस करना जरूरी है। तो 1 महीना पहले हम एनिमल का कैल्शियम बंद करेंगे, तब जाके उसका वो पूरे का पूरा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और मेडिसिन जो प्रॉपर 1 महीना पहले वाली फीड में इसको डालती है वो हम उसमें उस फीड में के अकॉर्डिंग हम देंगे। तो ट्रांजिशन फीड का जो सेगमेंट है ये अलग है। इसको की भी ट्रांजिशन फीड आ रही है, लॉन्च करने जा रही है इसको 1 महीने बाद में, तो उसमें सारी की सारी प्रॉपर मेडिसिन डाली होती है, तो सारे के सारे काम वो बैलेंस कर लेगी। नंबर 2 पे 30 दिन का एक ये हम मानते हैं पहले का बच्चा देने से, 30 दिन बाद का, ये 60 दिन हो गए। पहले वाले जो 30 दिन है उसको 10-10 दिन करके 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले 10 दिन जो होते हैं वहां पे 4 किलो फीड कम से कम ट्रांजिशन ये पशु को देनी चाहिए, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। और अगले वाले 10 दिन कम से कम 5 किलो फीड पशु को देनी चाहिए। जो पार्चुरेशन के नियर का टाइम है, जो बच्चा देना है उससे 10 दिन पहले कम से कम 5 से लेके 6 किलो तक फीड एनिमल को खिलानी चाहिए, ताकि उसका प्रोटीन, एनर्जी और बाकी के सारे काम करने के लिए उसका बैलेंस पूरा हो जाए। और जब उसने बच्चा डिलीवर कर दिया एकदम से तो वो फीड नहीं पूरी खा पाएगी। अगर हम चाहे भी पहले दिन ही बच्चा डिलीवर करते सारी वो 10 किलो फीड खाई जाएगी, नहीं खाएगी। थोड़ी फीड किससे स्टार्ट करेंगे हम, पहले दिन 2 किलो डालेंगे, किलो किलो करके, फिर 3 किलो पे आएंगे 2-3 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद 5 किलो डालेंगे, फिर 2-3 दिन बाद 7 किलो पे आएंगे, फिर 10 दिन बाद वो कम से कम 6-7 किलो फीड खाना स्टार्ट करेगी। और 27 डेज के बाद अगर भैंस है, भैंस का जो सर्कल होता है दूध पूरे आने का, पीक लैक्टेशन का, वो 27 to 35 डेज में आता है। 27 से लेके 35 दिन तक वो अपना पूरे का पूरा दूध पे चली जाएगी, अगर हमने ट्रांजिशन बैलेंस अच्छी तरह से किया है। उसका नहीं किया तो वो दिक्कत करेगी, वो बाद में
उसका अंदर से जो यूट्रस से डिस्चार्ज है वो आता रहेगा नहीं तो रेगुलर। ये आपका सवाल का जवाब है। अगर और कोई क्वेरी है तो आप फिर पूछ लेना। जी सिद्धार्थ जी। धन्यवाद हरप्रीत जी, काफी विविध रूप से डिटेल्ड वे में आप सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं उनको उनके सवालों का उचित जवाब और जानकारी प्राप्त हो रही है। सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है डॉक्टर साहब, बट ये हमें समय का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं थोड़ी चीजें कुछ क्लियर अपने किसान भाइयों और व्यूअर्स को कर देना चाहता हूं। जैसा कि सर बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म यानी अंदर की क्रिया प्रतिक्रिया, पार्चुरिशन यानी ये प्रजनन के दौरान, एवं जो भी टेक्निकल टर्म्स सर बोल रहे हैं, यदि आपको उसको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे इसी पोर्टल पे, इसी इफ्को किसान फेसबुक पेज में उससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए हमारे सारे व्यूअर्स एवं ये डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे सेगमेंट में मैं चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, हमारे पशुपालकों को बताएं कि यदि किसान भाई उचित और सुचारू रूप से प्रजनन प्रबंधन कर लें तो इसके क्या मुख्य लाभ मिल सकते हैं, और वाइस वर्सा यदि उचित समय से सही तरीके से प्रजनन प्रबंधन यानी ट्रांजिशन मैनेजमेंट ना किया जाए तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओवर टू यू हरप्रीत जी। जी, अगर किसान भाई ट्रांजिशन मैनेजमेंट पूरी तरह से नहीं करते हैं तो क्या क्या आने वाले समय में पार्चुरेशन के बाद, बच्चा देने के बाद, प्रजनन के बाद क्या क्या नुकसान, क्या क्या बीमारियां पशु को आ सकती हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे तो है जो जब लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होती है उसकी एक लिमिट है, वो अपनी लिमिट से जब क्रॉस कर लेता है उससे नहीं सहा जाता तो वो जो फैट होती है उसको बाईपास करके पेशाब के थ्रू बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। उसके शरीर से, बॉडी से शुद्ध देसी घी पेशाब के जरिए बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और जानवर कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने कैलकुलेट किया 1200 ग्राम फैट की रोज की डेली की उसने तोड़ी, 30 दिन पहले 30 दिन बाद 60 दिन में 72 किलो बॉडी वेट जिस जानवर का टूट गया तो उस जानवर को कंसीव कराना मुश्किल हो जाता है। वो जानवर आगे जाके दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, जल्दी उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो पाती। पहला नुकसान तो ये होता है। कीटोसिस की बीमारी, जो नाम बीमारी का मैं ले रहा हूं वो कीटोसिस है, इसको फैटी लिवर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। लिवर फैटी हो गया, कीटोसिस की प्रॉब्लम आ गई, कीटोन बॉडीज बन गई बॉडी उसमें। ठीक है सर, तो ये उसका पहला नुकसान जो ये होगा। नंबर 2 पे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है जिस झिल्ली के अंदर बच्चा पैक होता है वो झिल्ली अंदर फंस जाती है, आधी बाहर आ जाती है, आधी अंदर रह जाती है, उसका पीसेज होके अंदर रह जाती है। फिर डॉक्टर से उसको निकलवाना पड़ता है, हाथ डाल के दवाइयां अंदर रखवानी पड़ती हैं, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। और वो जानवर भी आगे जाके प्रजनन में आगे वाले आने वाले समय में हीट में आने में दिक्कत करेगा। सही हीट में अगर आ भी गया तो वो रहेगा नहीं, रिपीटर हो जाएगा। तो ये दिक्कत यहाँ पे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में आएगी, अगर जेर अटक जाएगी। ये भी उसी वजह से होता है अगर हम उसका 1 महीना पहले उसको ट्रांजिशन मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तीसरा क्या नुकसान हो सकता है, 8-10 दिन बाद क्या होता है, थनों की बीमारी जिसको थनैला बोलते हैं, मस्टाइटिस, वो आने की संभावना बन जाती है। पहले शिद्दियां आती हैं, फार्मर ध्यान नहीं देता, कई बार इग्नोर कर जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग के साथ में आती है, थनों में से इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजा आ जाता है, रेडनेस आ जाती है, हार्डनेस हो जाती है एडर की एक साइड पे, और बाद में क्या होता है, ब्लड भी बंद हो जाता है आना, और शिद्दियां भी बंद हो जाती हैं, और थन भी बंद हो जाता है, टीट जो होता है। तो ये समस्या आ सकती है। और चौथा BCS, बॉडी कंडीशन स्कोर। बॉडी कंडीशन स्कोर का मतलब बॉडी वेट इतना ज्यादा लूज कर देता है जानवर कि वो बाद में उसमें एनर्जी नहीं रहती उतनी कि वो आगे जाके कंसीव हो पाए या पूरा दूध दे पाए अपने बच्चे के लिए। तो ये समस्या भी आ सकती है उसको। चौथा मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर का क्या फंडा होता है, ये जब हवाने में से बच्चा पैदा होने के बाद हम दूध ज्यादा मात्रा में कई बार निकाल देते हैं तो मिल्क फीवर की समस्या आ सकती है, ये भी उसी से रिलेटेड है। और 6वां मिल्क पीक की समस्या आती है। ये अक्सर हमारे किसान भाई देखते हैं भी एक गाय या भैंस, जिसने मान लो एक एग्जांपल है, अगर पिछले सुबह एक गाय ने 20 लीटर दूध दिया था तो इस पार्चुरेशन में इस साल उसने 25 लीटर पे जाना था, 5 लीटर 4 से 5 लीटर का तो हाइक लेना था, लेकिन उल्टा हो जाता है। पिछले सुबह 20 लीटर दूध दिया था, इस सुबह 5 लीटर 15 लीटर पे रह गई,
5 लीटर कम हो गया, बढ़ने की जगह पे कम हो गया। ये समस्या भी इसी वजह से आती है, जो ट्रांजिशन मैनेजमेंट ना करने की वजह से। इसको मिल्क पीक जो हम बोलते हैं, पीक लैक्टेशन लेंथ का ये फंडा है, जहां पे जब मान लो जानवर ने 20 लीटर दूध देने की कैपेसिटी है उसकी, उसके जेनेटिक कहते हैं भी वो 25 लीटर पे जाएगी। तो अगर हम उसको थोड़ा बहुत, एक समस्या ये भी आती है भी हो सकता है वो 25 लीटर पे पहुंच जाती है, लेकिन थोड़े दिन 10-20 दिन वो 20-25 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ जाती है। ये पीक लैक्टेशन लेंथ वो अचीव नहीं कर पाती जानवर, जो उसकी जेनेटिक पोटेंशियल है। कम से कम एक पीक लेवल पे जाके उसको, अगर उसकी 25 लीटर देने की कैपेसिटी है तो 25 लीटर अचीव करके उसको कम से कम 3 महीने, 2-2.5-3 महीने तक उसको 25 लीटर दूध रेगुलर देना चाहिए। नहीं देती है तो इसका मतलब हमारे में कमी है, हमारी मैनेजमेंट में कमी है। उसके बाद 7वां जो प्रॉब्लम आ सकती है, 7वीं बीमारी जिसको बोलते हैं, वो है प्रलैप्स, जिसको पीछा दिखाना बोलते हैं। यूट्रस का थोड़ा सा पार्ट बाहर आ जाता है। वो बच्चा देने से पहले से भी शो कर सकती है, बाद में भी शो कर सकती है, दोनों टाइम, किसी भी टाइम ये समस्या आ सकती है। ये दिक्कत आई, 7 बीमारियां होगी। 8वीं रिपीट ब्रीडिंग की बीमारी तो पक्का डेफिनेटली आएगी अगर हमने उसका ट्रांजिशन मैनेजमेंट सही ढंग से ना किया। एनर्जी डेफिशिट हो गया जानवर, प्रोटीन डेफिशिट हो गया, और ऊपर से मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो आगे जाके ये समस्या भी आएगी रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग होती क्या है, जब एनिमल ने पार्चुरेट बच्चा कर दिया, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद भैंस ने 65 डेज में तक 65 डेज से पहले दोबारा हीट में आके कंसीव करना था, प्रेग्नेंट होना था। और जो गाय का सिस्टम है वो 90 डे तक चला जाता है, 90 दिन तक। 90 दिन से पहले गाय को प्रेग्नेंट करवाना जरूरी होता है बच्चा देने के बाद। तो वो क्या करेगी, एक हीट में आ गई, हमने टीका भरवा दिया, लेकिन 21 दिन बाद फिर दोबारा हीट में आ गई, इसका मतलब वो कंसीव नहीं की, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर इस सर्कल को क्या बोलेंगे, अगर दोबारा हीट में, तो उसको बोलेंगे रिपीट ब्रीडिंग, बार बार रिपीट कर रही है, बार बार हीट में आ रही है, तो इसका मतलब उसकी न्यूट्रिशन हमसे पूरी नहीं हो पाई। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें रीजन हो सकते हैं, पर लेकिन मुख्य जो मेन रीजन है वो यही है ट्रांजिशन मैनेजमेंट का। तो अगर ट्रांजिशन मैनेजमेंट ढंग से, अच्छी तरह से, पूरे तरीके से फार्मर कर लेता है, तो ये जो मैंने 8 प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी, लेकिन काफी हद तक ये समस्याएं कम हो जाएंगी फार्म पे। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन का एक ही फंडा है, इलाज से परहेज अच्छा, इलाज करने से परहेज कर लो, ये न्यूट्रिशन का फंडा है। जी सिद्धार्थ जी। मेरे ख्याल से काफी विविध तरीके से आपने बताया कि ये जो प्रजनन प्रबंधन क्यों जरूरी है किसानों के लिए, और उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, ये जो 7-8 बीमारियां आपने कही हैं, अक्सर किसान भाई इसको फेस करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, वो दिशाहीन हो जाते हैं और फिर अधिक से अधिक पैसा खर्च करने लगते हैं। जैसा कि किसान भाइयों एवं पशुपालक, आपने देखा कि यदि इन प्रमुख बातों का ख्याल रखें तो हर एक बीमारी में लगभग 5 से 10 हजार रुपए का खर्च आता है इन बीमारियों को ठीक कराने के लिए, और वो साल भर कंटिन्यू करता है। तो यदि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही आप उनका प्रमुख ध्यान रखेंगे, किसी किसान के पास यदि 5 से 10 जानवर हैं, अगर हम 5,000 रुपए प्रति किसान बचा रहे हैं, तो प्रति साल 50 से 60 हजार की सेविंग आपकी हो रही है, और हर बचत, हर इनकम में वो आप तब्दील करते जा रहे हैं। समय को नजर में रखते हुए हरप्रीत जी, मैं चाहता हूं कि अंत में आप थोड़ा सा बताएं कि इफ्को किसान इस क्षेत्र में क्या कदम उठा रही हैं, और इफ्को किसान इस पशु आहार के क्षेत्र में क्या क्या कर रही हैं, हमारे किसान भाइयों को उनकी संक्षिप्त में जानकारी दें। जी किसान भाइयों, आप इफ्को किसान के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की कंपनी नहीं है, ये फार्मर की कंपनी है, फार्मर के लिए बनी है, फार्मर को ही समर्पित है। हर संभव फार्मर के कंधे के साथ कंधा मिला के ये कंपनी मदद करती है, हेल्प करती है, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है। 1967 से ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में फार्मर के लिए बराबर खड़ी है, फार्मर की हर संभव सहायता के लिए खड़ी है। जैसे पेस्टिसाइड में आपने देखा होगा
और फर्टिलाइजर में आपने देखा होगा बहुत बड़ा नाम है इफ्को का। इफ्को का मतलब सीधम सीधा इफ्को का मतलब है क्वालिटी, इफ्को का मतलब विश्वास, एक विश्वास बना हुआ है फार्मर का। अभी एक कदम और इफ्को आगे जा रही है, फार्मर की सहायता के लिए आगे बढ़ रही है, वो फीड सेगमेंटेशन में। कैटल फीड, डेयरी फीड हम लॉन्च किया है इफ्को ने। वो उसमें 4-5 ब्रांड पहले से इफ्को के आ चुके हैं, जैसे 5 स्टार आ रहा है, 4 स्टार है, 10 स्टार है और 4 स्टार क्लासिक है। अभी ट्रांजिशन फीड और फ्रेशर फीड का जो सेगमेंट है, ये बहुत जल्द किसानों के लिए जो इफ्को है ये समर्पित करने जा रही है। टेक्निकल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाएगी इफ्को। फील्ड फोर्स जो इफ्को की है वो हर एक फार्मर को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है आपके साथ। ये इफ्को का आगे आने वाले समय में आपको एक और आपकी तरफ कदम किसानों भाइयों की मदद के लिए, हेल्प के लिए आपके बराबर भागीदार, आपकी पार्टनर इफ्को आपके साथ है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी। आशा करते हैं कि आज आपने जो जानकारी दी है हमारे सारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को, एवं लाइव में करीबन मैं देख रहा था निरंतर 100 से 100 150 लोग जुड़े थे, निरंतर 80 से 90 लोग हमारे साथ जुड़े, हमसे रूबरू हुए, उन्होंने अपने सवाल पूछे और उन कई सवालों का जवाब आपने इनको दिया। हालांकि सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी थी, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए हम सारे सवालों का जवाब इस लाइव सेशन में नहीं दे पाए, परंतु हम ये आपसे वादा करते हैं कि लाइव सेशन के बाद जल्द से जल्द आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। यदि आपको कोई भी और टेक्निकल चीज जो नहीं समझ में आई हो इस लाइव सेशन के दौरान, आप हमारे फेसबुक पेज इफ्को किसान को लाइक करें और इसमें पोस्ट करें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचा दीजिए। जहां तक इफ्को किसान के कैटल फीड के सेगमेंट की बात है, मैं अपने व्यूअर्स को, हमारे लाइव सेशन में जुड़े ऑडियंस को जरा सा कुछ मुख्य जानकारी दे देना चाहता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे इस कैटल फीड सेगमेंट में कुछ ब्रांड जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, उनमें जो मुख्य ब्रांड है वो 3 स्टार, इफ्को किसान 3 स्टार, इफ्को किसान 4 स्टार और इफ्को किसान 5 स्टार। ये 3 मेजर सेगमेंट है, मेजर ब्रांड है जो आज पूरे भारत में इफ्को किसान लॉन्च कर चुकी है। ये पशुओं के दूध देने के क्षमता अनुसार इन कैटल फीडों को न्यूट्रिशन के अनुसार बनाया गया है। जो हमारा इफ्को किसान 3 स्टार सेगमेंट है, वो जो पशु 6 से 8 लीटर दूध देते हैं उनके लिए बनाया गया है। जो हमारा 4 स्टार का सेगमेंट है वो 8 से 12 लीटर वाले दूध देने वाले पशुओं के लिए, और जो 5 स्टार बनाया गया है वो 14 से 18 लीटर वाले दूध देने वाले पशुओं के लिए बनाया गया। जैसा कि मैंने देखा था, डॉक्टर साहब आपने भी यहाँ देखा होगा कि कुछ हमारे किसान भाई एवं पशुपालक ये भी पूछ रहे थे कि ज्यादा फैट प्राप्त करने के लिए कौन सा फीड अच्छा रहेगा। तो हमारा ये मानना है, और इवन ये डॉक्टर साहब भी मेरे से अग्री करेंगे, वो भी इस बात को वैलिड करेंगे, जो इफ्को किसान का 5 स्टार है सेगमेंट, जो कि 14 से 18 लीटर दूध देने वाले पशुओं के लिए है। यदि आप वो किसानों को अगर आप पशुओं को नियमित रूप से खिलाते हैं, समय अनुसार, सुचारू रूप से, बैलेंस्ड फॉर्म में, तो आपके पशुओं की मिल्क देना, फैट की जो इंक्रीज होने की क्वालिटी बढ़ेगी। हालांकि हम जानते हैं कि जो पशु का जो अंदरी रख रखाव है, उसका जेनेटिक्स है, उसका फॉडर है, फीडिंग है, वो भी कई मात्रा में, कई मामलों में जो फैट परसेंटेज को इम्पैक्ट करती है। परंतु यदि किसान भाई एक सफल कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आने वाले समय में वो समृद्ध बनेंगे, आगे चलेंगे। हमारे जो विक्रेता बंधु है, क्रय विक्रय बंधु है, हमारे जो डीलर बंधु है, अगर आपको इफ्को किसान कैटल फीड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं हमारे जो लाइव सेशन में लोग हैं, यदि उसमें कोई विक्रेता बंधु है, तो हमारा जो नेशनल डीलर हेल्पलाइन नंबर है उसको नोट करें। नोट करने के लिए प्लीज ध्यान दें, वो नंबर है 7428488300। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं, 7428488300। ये हमारा डीलर हेल्पलाइन नंबर है। जो भी किसान भाई या जो भी विक्रेता बंधु हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी लें। ये तो था हमारे कैटल फीड के बारे में। आशा करते हैं कि आज का जो सेगमेंट था, आज का जो फेसबुक लाइव सेशन था, जो ट्रांजिशन मैनेजमेंट, प्रजनन प्रबंधन के बारे में आपको अधिक जानकारी मिली है। मैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी, आप आज हमारे लाइव सेशन में जुड़े और हमारे किसान भाइयों को इन
सारे विषयों पे, मुख्य विषयों पे, जो एक बहुत ही क्रिटिकल सेगमेंट है, जो किसान भाई और पशुपालक इससे काफी मुश्किल में आता है, उसको ये दिशाहीन हो जाता है, उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी। धन्यवाद। सारे किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, इसी लाइव सेशन को खत्म करते हुए, ये आज हमारा करीबन तीसरा लाइव सेशन था जो कि हमने पशुपालन के ऊपर रखा था। हमें ये ध्यान देना होगा कि भारत दुग्ध उत्पादन में तो नंबर 2 स्थान पे है, परंतु प्रति व्यक्ति दुग्ध सेवन आज भी वो बहुत पीछे है। तो इसी लक्ष्य के साथ, इसी ध्येय के साथ हम सारे किसान भाई, हम सारे पशुपालक ये प्रण लें कि हमें प्रति व्यक्ति दुग्ध सेवन भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब बढ़ चले। तो आत्मनिर्भरता की उड़ान इफ्को किसान के साथ, क्योंकि इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। और भी इस विषय पे जानकारी लेने के लिए, कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें, हमारे फेसबुक पेज इफ्को किसान को लाइक करें, इफ्को किसान CSR को लाइक करें, और हमारे हेल्पलाइन नंबर, ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें। आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए लाभदायक हुआ, आपके लिए ये जो दी गई जानकारियां हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण रही। हम आगे इस तरह की कई और लाइव सेशन इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान एवं आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने का सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।